So students, now we were studying that the video was paused. Sorry, just a minute. सो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा एटम होता है, एटम में जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उन्हें तीन चीज ऑब्जर्व की थी। पहली चीज कि द पार्टिकल्स वर मूविंग स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरी चीज उन्होंने देखी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट करते हैं। आपने देखा इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ जो है स्मॉल एंगल्स में क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तीसरी चीज उन्होंने देखी कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर जो हमारी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें कुछ पार्टिकल्स मोस्टली रेयरली रेयरली वेरी फ्यू particles were रिवर्स्ड बैक। और उन्होंने कहा कि जैसे ही पार्टिकल आया रिवर्स बैक, जैसे ही पार्टिकल आया वैसे ही पार्टिकल वापस चला गया रिवर्स बैक। और मोस्टली रेयरली केस का मतलब क्या है, मोस्टली रेयरली का मतलब है कि ये ज्यादातर होता था 1 in 12,000, मतलब 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में सिर्फ एकाध अल्फा पार्टिकल था जो ऐसा होता था। अब हम देखेंगे कि तीनों के कॉन्क्लूजन क्या है। व्हाट आर द कॉन्क्लूजन ऑफ दी थ्री। इतना उल्टा क्यों लिख रही हूँ मैं आज। जस्ट अ मिनट बेटा, मुझे कलर चेंज करने दीजिए। Okay. Now, what was the conclusion? Conclusion was that the first conclusion कि alpha particles इधर उधर क्यों जा रहे थे? Why were alpha particles moving here and there? तो alpha particles straight क्यों जा रहे थे? Why were they passing straight without any deflection? So the reason was that the alpha particles moved straight without deflection because the most of the space inside the atom is vacant। समझ में आया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा स्पेस जो हमारे एटम के अंदर होता है वो क्या होता है बेटा, वेकेंट होता है। दैट इज द रीजन उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे मूव करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मिलता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरीके से चार शेल्स हम लोग बनाएंगे, KLMN शेल्स। और आप देखते होगे कि पार्टिकल्स यू 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 मूव करते थे, उनको ना इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सीधे सीधे चले जाते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन से उनको कोई मतलब नहीं होता था। ये उन्होंने पहला पॉइंट रीजन बताया। और दूसरा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय small angles because of the presence of nucleus in an एटम। एटम में जो न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है इसी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं स्मॉल एंग। क्योंकि जो न्यूक्लियस, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मिलता है, यहाँ आएगा तो यहाँ से टकरा करके इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। और अगर खाली स्पेस है तो सीधा सीधा निकल जाएगा, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट करेगा। कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब भी वो किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से टकराएगा। इज इट क्लियर। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इन mostly rare case the alpha particles were reverse back because पता है बेटा आपको, जो द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है
and the mass of an atom is concentrated in the nucleus. जो पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा एटम का जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है बाय अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इसीलिए जो है वो बाउंस बैक कर पाता है, वो समझ नहीं पाता है, इसीलिए डायरेक्ट वो आया। और मोस्टली रेयरली केस में ही ये चीज पॉसिबल होती है कि सीधे आया और सीधे वापस चला गया। आई एम सो सॉरी, बैटरी मेरी लो हो रही थी। चलो, now in mostly rare case the alpha particles were reversed back because the positive charge and mass of an atom are concentrated by a स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होते हैं, इसलिए कभी भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आकर के और सीधे वापस चले जा रहे थे। तो दिस वाज द रीजन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि तीन उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। तो तीन ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर मूविंग स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उसका कंक्लूजन उन्होंने क्या दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, इसलिए जो है पार्टिकल्स सीधे चले जा रहे थे क्योंकि वो किसी से टकरा नहीं रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था कि मोस्ट मतलब फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इन स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसी की वजह से वो अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स में डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस बैक बाय 180 डिग्री। कितने डिग्री से बाउंस बैक कर रहे थे? रिवर्स बैक कितने डिग्री से कर रहे थे? रिवर्स्ड बैक बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री पे रिवर्स बैक करते। इसका रीजन क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का और मास होता है एटम का वो बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, इसी वजह से वो बाउंस बैक करता था। और मोस्टली रेयरली केस कितने में होता था बेटा? ये 1 in 12,000, मतलब 12,000 में एक आध ही अल्फा पार्टिकल होगा जो ऐसे मूव करता था। तो ये तो हो गए इनके मतलब तीन ऑब्जर्वेशन और तीन कंक्लूजन। अब हम देखेंगे इनके ड्रॉबैक कि इनका ड्रॉबैक क्या था बच्चा। लेट मी जस्ट टेक अ कलर, क्योंकि कलर के ऑप्शंस मुझे आज नहीं दिख रहे बिल्कुल। हाँ, दिस इज गुड। यस, ओके। नाउ यहाँ पे बेटा अब हम लोग देखेंगे इसके ड्रॉबैक को कि इनका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, माइक चल रहा है ना, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? तो पहला ड्रॉबैक मतलब एक ही ड्रॉबैक था इनका। इन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा बेटा? वो एक्सीलरेशन करेगा, मतलब मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है वो एक्सीलरेशन करता है। तो वैसे उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में एक्सीलरेशन करेगा तो धीरे धीरे अपने एनर्जी को लूज कर देगा, और जब धीरे धीरे अपने एनर्जी को लूज कर देगा तो वो धीरे से अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और जब न्यूक्लियस के अंदर वो गिरेगा बच्चा तो वो अपने मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सो उन्होंने बोला कि एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट in an circular orbit any object present in an circular orbit undergoes acceleration। क्या होता है? acceleration and acceleration। so the electron मतलब जो तो the electron present in orbit और ऑर्बिट या फिर शेल्स undergoes acceleration and slowly loses धीरे धीरे loses energy and falls in the nucleus
the nucleus and becomes highly अनस्टेबल। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। वो एटम ही हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो इन्होंने ये तरीका बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा, घूमते घूमते वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरे धीरे लूज कर देगा अंदर आते आते तक। एंड शेल, सपोज के शेल में वो आया घूमते घूमते, तो धीरे धीरे वो अपना एनर्जी पूरा लूज कर दिया, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। उन्होंने कहा न्यूक्लियस के अंदर गिर करके वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर एटम ही, उन्होंने जो ये बताया, तो एटम ही अगर बेटा हाईली अनस्टेबल बन गया, हाईली अनस्टेबल मतलब अगर एटम खत्म हो गया तो क्या मैटर होगा बेटा? एटम ही तो, छोटे छोटे एटम एक साथ कंबाइन करते हैं तब तो आपका मैटर बनता है। तो अगर एटम ही सारे ऐसे खत्म हो जाएंगे तो क्या मैटर होगा? तो दिस वाज द पॉइंट कि इनके ड्रॉबैक में क्या था कि द मैटर we study will not exist। जो मैटर हम लोग पढ़ते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से ये इनका ड्रॉबैक था। इज इट क्लियर बच्चा? सो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो कि नील बोर ने दिया था इन द ईयर 1915, उस मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। ठीक है, अब हम वो देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं उसको लिख करके आपको समझा देती हूँ फटाक से, बिकॉज देर इज अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम। So students, now next is your Neil Bohr atomic model. Now Neil Bohr atomic model, Neil Bohr ने अपना मॉडल क्यों दिया? नील बोर ने अपने मॉडल को प्रपोज किया था इन द ईयर 1932 एंड इस मॉडल का उन्होंने नाम रखा था बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल में बेसिकली उन्होंने बात किया था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को उन्होंने मॉडिफाई किया था, रदरफोर्ड के मॉडल को उन्होंने मॉडिफाई करके अपना खुद का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। क्यों प्रपोज किया था? बिकॉज बेटा जो रदरफोर्ड के मॉडल में हमने ड्रॉबैक में देखा कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा तो वो एक्सेलरेशन करेगा, मूवमेंट करेगा और वो धीरे धीरे एनर्जी बनाएगा, रेडिएट करेगा और धीरे धीरे एनर्जी को लूज कर देगा। और जैसे जैसे एनर्जी को लूज करेगा तो वो क्या करेगा, सीधे न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल कि मतलब अगर ऐसा ही होगा तो जो भी मैटर का फॉर्म है वो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसको उन्होंने मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा तो वो कभी भी एक्सेलरेशन नहीं करेगा, वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो पहले इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट नील बोर इन द ईयर 1915, sorry, not 1932, I'm so sorry. It was proposed by the modification of Rutherford atomic model। किसके मॉडिफिकेशन की वजह से बना था? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की वजह से बना था ना। पोस्टुलेट्स, इन्होंने अपने मॉडल में बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए ना। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट? पोस्टुलेट का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अजम्पशंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे अजम्पशंस अपने मॉडल में दिए, जिसमें से पहला अजम्पशन था जो कि उनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करने के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा, हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। बट इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अराउंड घूमता रहता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा तो वो कभी भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। जब अगर वो यहाँ पे है तो कोई एनर्जी नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे सपोज यहाँ पे 4 शेल्स होती हैं, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए एक स्लाइड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे मिल गया मुझे। तो ये देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, हमेशा याद होगा, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास 4 शेल्स होती हैं इस तरीके की। मेरा आज टेढ़ा बन रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस आफ्टर सो मेनी डेज। ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, एक शेल और बनाना है भाई। तो 4 शेल्स होती हैं। पहली के शेल होती है, एल शेल होती है, फिर एम शेल होती है, फिर एन शेल होती है। सबसे अंदर वाली शेल का नाम होता है के शेल, दूसरी शेल का नाम होता है एल शेल, तीसरी शेल का नाम होता है एम शेल और
फोर्थ शेल का नाम होता है एन शेल, KLMN। तो के शेल को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट में किसमें प्रेजेंट होती है, 1 में। एल शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 में मिलती है, एम शेल 3 में मिलती है, एन शेल किस में मिलती है, 4 में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और देखो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो था पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और अगर पॉजिटिव और जीरो चार्ज कोई होगा तो न्यूक्लियस ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, KLMN शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो जब भी के शेल, एम शेल, एन KLMN शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। कब रेडिएट करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बेटा आपकी यहीं पे लिख दो, जो जब भी इलेक्ट्रॉन के से एन शेल में जाएंगे तब वो एनर्जी बनाएंगे, रेडिएट करेंगे या फिर इमिट करेंगे, ये इन्होंने बोला, तभी बनेंगे। जब तक उसी में प्रेजेंट होगा, कहीं इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब तक वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। या फिर एन शेल से के शेल में जाएगा तब वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, एनर्जी लूज करेगा। ये दो चीजें उन्होंने बताई अपने मॉडल में। तो पहली चीज ये थी कि इन एन एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अराउंड वो रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। और यहाँ पे जो ऑर्बिट होती है या फिर एनर्जी लेवल्स, जो हम लोग की ऑर्बिट्स होती है, ऑर्बिट्स KLMN शेल जो ऑर्बिट होती है, इनका दूसरा नाम ऑर्बिट का बेटा, एक मिनट यहाँ पे तो मेरा चेहरा ढक जाएगा, इधर लिख देती हूँ, ऑर्बिट बेटा या फिर शेल्स, इनका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। इज इट क्लियर। तो ये था। और ये जो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल होते हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से। जैसे के शेल फर्स्ट ऑर्बिट में मिलती है 1 में, एन शेल एल शेल दूसरी ऑर्बिट में मिलती है 2, एन शेल जो होती है सॉरी एम शेल तीसरे ऑर्बिट में मिलती है, एन शेल चौथे ऑर्बिट में मिलती है। ये था। फिर इन्होंने बोला कि हम कभी भी न्यूक्लियस बनना चालू करते हैं हमेशा के सेल से तब एन शेल में जाते हैं, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, जब भी इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल किसके पास होती है, सबसे ज्यादा जो अंदर वाली शेल होती है, लोएस्ट एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा अंदर वाली शेल के पास होगी पहले। क्योंकि बेटा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करते हैं, जैसे आप लोग आगे जाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डिफर करता है। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सी शेल के पास होता है, के शेल। और के शेल का दूसरा नाम भी मैं बता देती हूँ, ग्राउंड शेल, ठीक है। और अगर KLMN शेल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो वो कौन सी शेल के पास होगा, एन शेल के पास होगा, जिसको आउटर मोस्ट शेल या फिर हम लोग बोलते हैं जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट, एक मिनट बेटा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन सी शेल के पास होगा, एन शेल के पास होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, दो नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो हमेशा एनर्जी वो बनाएंगे, रेडिएट करेंगे या फिर एनर्जी को इमिट करेंगे। ऐसा क्यों है, आप जब सीढ़ी चढ़ते हो सबसे नीचे वाली सीढ़ी से जब ऊपर जाओगे तो एनर्जी बनाओगे ना, एनर्जी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए कि बस ऐसे ही चढ़ जाओगे, नहीं, एनर्जी चाहिए ना ऊपर चढ़ने के लिए। तो वैसे ही जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोएस्ट एनर्जी लेवल जो कि के शेल होती है वहां से अगर एन शेल की तरफ जाएंगे तो उनको एनर्जी बनानी पड़ेगी, एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। लेकिन इसी का ही उल्टा हो जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाते हैं, मतलब ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पे जाओगे तो कम मेहनत लगेगी, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही उन्होंने कहा कि जब भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी जाएगी तो लूज करेगी क्या, लू बाय लूजिंग एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे एनर्जी होगी, इसको मुझे इरेज करके करेक्ट करने दो, एनर्जी होगी यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, एनर्जी, ठीक है, बाय लूजिंग एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन इमिट एंड ऑब्जर्व एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इमिट भी कर सकते हैं, मतलब एनर्जी बना भी सकते हैं। कब बनाएंगे, जब वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल जाएंगे तो इमिट करेंगे एनर्जी, और जब वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। इज इट क्लियर। नाउ यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोई भी ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उसका फॉर्मूला निकालने क्या है, 2n²। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो के शेल होती है, के शेल n यहाँ पे होता है, n हम लोग का होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल या फिर एनर्जी लेवल, ठीक है।
ये होता है हम लोग का। तो एन के शेल में के की एन की वैल्यू क्या होती है 1, एल की एन की वैल्यू क्या होती है 2, एम की एन की वैल्यू क्या होती है 3, एन की एन की वैल्यू क्या होती है 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो इसमें क्या आ जाएगा 2, एल एम एन। ठीक है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग फिल कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। लेकिन ये स्टेबल कितने में हो जाएगा वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932। और इन्होंने डिस्कवर किया था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका खुद का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज होता, ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, उसके पास अपना खुद का चार्ज नहीं होता। आपको पता भी है कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जीरो कोलम होता है, उसका खुद का चार्ज नहीं होता। तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन। और उन्होंने कहा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसका मास हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। आपको बताया भी है मैंने कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। और उन्होंने इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन इन्होंने बोला जो हमारे सारे एटम के पास प्रेजेंट होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिर्फ कौन से एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता? हाइड्रोजन एटम के पास नहीं होता। इज इट क्लियर? और न्यूट्रॉन को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? आप सबको पता है, एन से डिनोट करते हैं। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम आप लोग कैसे करोगे? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे करोगे? कोई भी एटम है, ठीक है, तो उसका हमेशा जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमेशा किस में लिखोगे? लोअर केस में लिखोगे। और ए मतलब मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, जिसको आप लोग किससे डिनोट करते हो? ए से डिनोट करते हो, हमेशा ऊपर लिखोगे। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कब? जब वो एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम होता है। और जो मास नंबर होता है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो मास नंबर मिल जाएगा। और एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटोप का मतलब होता है कि जब एटॉमिक नंबर सेम होता है किसी भी एटम में और मास नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हम लोग पढ़ते हैं 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम होता है एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइट्रियम। ठीक है, 3 होते हैं। तो प्रोटियम में हमेशा एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों एक होगा। इसमें ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और मास नंबर 2 रहेगा। ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और मास नंबर 3 रहेगा। मतलब आप देख सकते हो कि तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, बट डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं दूंगी, कार्बन C12 और C14। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक C12 होता है, C12 होता है और एक C14 होता है। देख सकते हैं आप लोग कि दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। फिर एक ऐसे ही मैं क्लोरीन का दे दूंगी आपको, क्लोरीन का एग्जांपल। तो जो क्लोरीन होता है Cl में क्लोरीन 17 हो, इन लोग का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर एक में 35 हो जाता है और एक में 37 हो जाता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 3 एग्जांपल्स होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में हमेशा हाइड्रोजन के जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 होता है, ट्रिटियम में मास नंबर 3 होता है। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने कार्बन का दिया, कार्बन 12 और कार्बन 14। मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है 6 6, बट मास नंबर जो होता है वो 12 और 14 हो जाता है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है 35 37, बट मास एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा 17 होता है। इज इट क्लियर बच्चा? नाउ आइसोबार्स, लास्ट है हम लोग का आइसोबार्स। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, जब मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो आर्गन होता है और हम लोग का कैल्शियम होता है, इन दोनों में जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है बट मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ आइसो
बार्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग के एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, बट यहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये है हम लोग का किसका, आर्गन का, और ये है हम लोग का कैल्शियम का। ठीक है बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 30। अच्छा, मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का मैंने दिया, हाइड्रोजन का अगर आपको निकालना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप सबको पता है कि हमेशा जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब भी कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है बेटा an atom without चार्ज, विदाउट चार्ज मतलब न्यूट्रल एटम का मतलब है कि उसके ऊपर क्या होगा, जीरो चार्ज होगा, जीरो चार्ज। तो न्यूट्रल एटम जो होता है उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, 1। तो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसीलिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कौन से एटम में 0 होता है, हाइड्रोजन में 0 होता है। इज इट क्लियर। अब ऐसे हम लोग आर्गन का भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम का निकालते हैं, ठीक है। तो 20 40 होता है, तो इसमें आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा 20 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। ऐसे आप लोग हीलियम का भी निकाल सकते हो, लिथियम का भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का 8 और 16 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे निकाल सकते हो। कार्बन C6 C12 निकाल लो, तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 12 माइनस 6, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे न्यूमरस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगी वैलेंसी के ऊपर, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो हम और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड विद दिस बेटा, थैंक यू वेरी मच, thank you very much. So, and please like, share, and subscribe to our channel इंटीग्रिटी। ठीक है, हमारे इंटीग्रिटी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट हम बहुत जल्दी हिट करें अपने सब्सक्राइबर्स, अपने लाइक्स, फॉलोअर्स। एंड इफ यू वांट समथिंग एल्स, कुछ और आपको पढ़ना है, कुछ टॉपिक में आपको डाउट है, डू कमेंट अस बिलो, तो हम लोग उस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड विद दिस बेटा, आई एम शाइनिंग ऑफ। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सो शाइनिंग ऑफ, बाय बाय।